નમસ્કાર. આજે અમે ભારતીય સાહિત્ય અકાદમી ખાતે મળેલા છીએ અને મારા મિત્ર છે મિત્રો લેહ લદ્દાખના, અને તેઓ લેહ લદ્દાખમાં ડેપ્યુટી સેક્રેટરી તરીકે રહી ચૂકેલા છે સાહિત્ય વિભાગમાં, અને દુનિયાના 40થી વધારે દેશોની તેમને યાત્રા કરેલી છે સાહિત્યના કામ માટે. તો આપણે સીધા એમને જ મળીએ. नमस्कार सर. नमस्ते जी. जोहार. जोहार जी. नमस्ते. आपका नाम? मेरा नाम नावांग. कौन सा राज्य का निवासी? मैं अभी लद्दाख, जो इसको केंद्रीय शासित लद्दाख का निवासी हूँ. और वैसे मैंने पढ़ाई वगैरह मैं हिंदी अच्छी तरह से बोल लेता हूँ. मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मैंने स्नातक की डिग्री ली है. तो उसके बाद मैंने जम्मू कश्मीर सरकार में, क्योंकि पहले हम लद्दाख यूटी बनने से पहले ये लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर के अंदर आता था, तो मैंने जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चरल लैंग्वेजेस में मैंने करीबन 34 साल मैंने 34 साल काम किया? जी काम किया. जी हाँ. बराबर. साहित्य डिपार्टमेंट में? जी हाँ. जी हाँ. तो उसमें मेरा होता था लद्दाखी भाषा के. लद्दाखी भाषा. जी हाँ. तो लद्दाख जो पूरा जो रीजन है वहाँ पर एक बड़ा अच्छी खूबसूरती बात ये है कि पूरे जो लद्दाख में एक ही भाषा बोली जाती है. कौन सी भाषा का नाम क्या है? उस भाषा का नाम है लद्दाखी भाषा. लद्दाखी भाषा. जी हाँ. और ये मतलब ये हर एक लोग जो है इसको समझ सकते हैं लद्दाखी भाषा को. जी हाँ. मतलब ये बोलचाल जो भाषा है वो एक वहाँ पूरे रीजन में एक ही भाषा है, उसको हम बोलते हैं लद्दाखी भाषा. हाँ, बहुत बढ़िया. तो इस तरह से मैं मतलब इसी भाषा के तरक्की के लिए, प्रमोशन के लिए मैं काम करता रहा. मैंने करीबन कहिए जर्नल जो निकालते हैं ना, पत्रिकाएं वगैरह, करीबन 200 की करीब पत्रिकाएं हमने एकेडमी के थ्रू छापी है लद्दाखी भाषा में. लद्दाखी भाषा में 2 पत्रिकाएं? जी 200 किताबें छापी हमने. 200 किताबें छापी. हाँ. उसमें अभी 1990 के दशक में हम लोग बने थे शेड्यूल ट्राइब. तो इस तरह से उसके बाद शेड्यूल ट्राइब बनने से तो हमारी भाषा को भी ट्राइबल स्टेटस मिल गई ना. तो ट्राइबल स्टेटस मिलने से और भी बढ़ावा मिला है. तो उसके बाद हमारे जो लद्दाख जो ट्राइबल लोग हैं उनकी अपनी सभ्यता है, कलाएं हैं, संस्कृति है. तो हमने लोकगीत, लोक कहानियाँ और इस तरह की चीज़ों पर भी हमने चर्चाएं की और हमने किताबें प्रस्तुत की है. जी हाँ. और बीच में मैंने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी मतलब हमारा जो लद्दाख की जो साहित्य है उसको पहुंचाने के लिए मैंने कार्य किया. तो मेरी पहली जो है संगोष्ठी में मुझे मौका मिला 1982 में. मैं सीधा मुझे इन्विटेशन आया कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से, अमेरिका से. तो मैं वहाँ सीधा अमेरिका चला गया. कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका? जी अमेरिका. तो वहाँ पर मैंने लद्दाखी लोक संगीत पर एक भाषण दिया था. उसके बाद मेरी ख्याति जो भी है, मेरे प्रमोशन हो गई. और उसके बाद मुझे दुनिया के बहुत से देशों में जाने का मौका मिला. तो उसके बाद मैं करीब कितने देशों में आप घूमे? मैं अगर गिनती करूँ तो करीबन 40 से करीब देश मैंने घूमे हैं. 40 देश? जी हाँ. तो मैं पूरा यूरोप मैंने घूमा, जिसमें मैं कि अभी मैं लंदन कई बार गया हूँ, पेरिस में कई बार हूँ, जर्मनी गया हूँ, ऑस्ट्रिया गया हूँ, रोम मतलब हर जगह मैं घूमता रहा. उसके बाद मतलब यही मतलब हमें बुलाते रहे, क्योंकि यूरोप वगैरह में हमारा जो बुद्धिस्ट कल्चर है उसकी बुद्धिस्ट बहुत साहित्य और बहुत कला की बड़ी मांग है. तो उनको बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि वो सोचते हैं कि मतलब जो है लद्दाख में जो हमारा जो बौद्ध धर्म है, अभी जो बौद्ध धर्म है वो एक मतलब एक सुरक्षित एक अलग सा धर्म है, जिसको कि अभी तक दुनिया में प्रमोशन ज़्यादा नहीं मिला है. तो लद्दाख को बौद्ध धर्म का एक अभी जो तिब्बत के 1959 में, जैसे आपको पता है कि तिब्बत पर चाइना कब्जा करने के बाद लद्दाख एक ऐसा क्षेत्र बचा हुआ है जहां बौद्ध धर्म अभी प्रेजेंट टाइम में भी अभी उपस्थित है. वहाँ के लोग बुद्धिस्ट हैं.
तो इस तरह और के साथ में जैसे आपको मैंने पहले बताया कि वहाँ की जो कला है, संस्कृति है, और वहाँ की बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, मैं बहुत ही रिच है। तो उसी के बारे में मैं बोलने के लिए मैं विदेशों में जाता था। तो इस तरह से मुझे जी हाँ बहुत मौका मिला। मैं यहाँ तक भी मैं पाकिस्तान भी गया हूँ। पाकिस्तान गए आप? या पाकिस्तान में गया हूँ। पाकिस्तान में हमारा एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था जो जर्मन कोलैबोरेशन के साथ था। तो हमारा जो कॉन्फ्रेंस था वो इस्लामाबाद में हुआ था। तो इस्लामाबाद में हम रुके रहे, हमें बैठना पड़ा क्योंकि उसे हमारा जाना था इस्लामाबाद से आगे लद्दाख के बॉर्डर से मिलता है बल्तिस्तान, जिसको हम स्कर्दो बोलते हैं। तो वहाँ हमें जाने नहीं दिया। तो हम वहाँ पर हमारा कुल दिन वहाँ का स्टे था 10 दिन का। तो हम इस्लामाबाद में रहे, फिर हम रावलपिंडी गए, फिर रावलपिंडी से हसन अब्दल गए। हसन अब्दल में तो आप जानते हैं कि वहाँ गुरुद्वारा साहब है, पंजा साहब, पंजाब, हाँ नहीं पंजा साहब, पंजा साहब, हाँ, पंजा साहब का दर्शन किया। उसके बाद हम वहाँ पर जो क्या बोलते हैं इस्लामाबाद के सामने हैं बौद्ध विश्वविद्यालय ज़माने के है, पुराने ज़माने के तक्षशिला। तो तक्षशिला का मैंने दर्शन किया। फिर पाकिस्तान में? जी हाँ, जी हाँ तक्षशिला में। तो तक्षशिला जो है, पहले आपको पता होगा कि पाकिस्तान बौद्ध धर्म का बहुत ही बड़ा वो था, सेंटर था, केंद्र था। जी हाँ केंद्र था। तो तक्षशिला आपने सुना होगा, ये 10वीं शताब्दी में से पहले इसकी स्थापना हुई थी। तो वहाँ पर पढ़ने के लिए पूरे संपूर्ण एशियन कंट्री से लोग आते थे, चाइना से हो, फिर उसके बाद जो सेंट्रल एशिया के और जगहों से। तो अभी भी खंडहर है, लेकिन वहाँ पर एक म्यूजियम में बहुत सुंदर तरीके से रखा हुआ है। और अभी जो मतलब उसका जो क्षेत्र जो पूरा अभी प्रिजर्व है। जी हाँ, तो मैं वहाँ भी गया हूँ। उस तरह से मैं फिर मुझे बांग्लादेश जाने का मिला, तो बांग्लादेश भी मैं गया हूँ। तो बांग्लादेश में जिससे आपने सुना होगा चटगांव, तो चटगांव बंदरगाह है। वहाँ पर चटगांव के लोग 90% लोग पहले, अभी तो कम हो गए हैं, वहाँ पर बुद्धिस्ट है, बौद्ध है, बौद्ध वहाँ के बौद्ध है। तो बौद्ध धर्म में तो 2 यान चलती है, एक को हम बोलते हैं महायान, दूसरे को बोलते हैं हीनयान। तो महायान का मतलब ये होता है महा मतलब बड़ा। तो मतलब ये महायान में तांत्रिक धर्म, तांत्रिक विद्या चलती है। उसमें तांत्रिक विद्या है, बुद्ध के बारे में तो होता ही है, लेकिन हीनयान में भगवान बुद्ध के बारे में ही बोला जाता है। उनके मतलब उनकी ज़िंदगी, उनके लाइफ के बारे में, उनकी टीचिंग्स के लिए, जैसे कि पंचशील को और अष्टांगिक मार्ग वही सिखाया जाता है। तो इस तरह के प्रैक्टिस करने वाले हमारे अभी साउथ एशियन कंट्री जैसे श्रीलंका हुआ, बर्मा हुआ, बांग्लादेश हुआ, ये सब जो है, थाईलैंड हुआ, ये लोग जो है हमारे बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय के हीनयान छोटे मतलब छोटे संप्रदाय के लोग, छोटे संप्रदाय के। हीनयान का मतलब होता है छोटे संप्रदाय। जी हाँ। तो हम महायान के, तो हम बड़े संप्रदाय के हैं। जो तिब्बती जो बौद्ध धर्म है, इसकी पहुंच जो है जापान तक पहुंची है। जापान में चाइना वाले हम लोग महायान के अनुयायी हैं। जी हाँ, चाइना वाला अनुयायी आपके? ये लोग भी अपने को महायान ही बोलते हैं। हम जैसे आपको कहा कि कोरिया है, जापान है, फिर उसके बाद रशिया में भी, रूस में भी बहुत सारे बुद्धिस्ट हैं, वो लोग भी महायान संप्रदाय के अनुयायी हैं। तो हम लद्दाख वासी भी अपने को महायान संप्रदाय के अनुयायी मानते हैं। लद्दाख वासी? जी हाँ, बराबर। जी हाँ। और हमारे जो भारत देश में जो पूरे हिमालय क्षेत्र, जैसे आप शुरू करिए अरुणाचल प्रदेश से, एपी से, अरुणाचल, उसके बाद सिक्किम, उसके बाद जो हिमाचल है, लद्दाख, तो ये सब महान संप्रदाय के मानने वाले हैं। और हमारी जो भाषा है वो तिब्बती भाषा, क्योंकि हम जो जाप करते हैं या जो भी चीज़ भी हमारी जो है सब जो तिब्बती भाषा में ये बुक है, ये जी तिब्बती भाषा की एक लिपि में आपको किताब पे दिखा रहा हूँ। इसमें देखिए ये एक तरह से देवनागरी के ढंग का है। इस भाषा की उत्पत्ति पहले हुआ था नालंदा में। तो नालंदा में 10वीं शताब्दी में, आपको पता है नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ही बड़े विश्वविद्यालय थे। तो वहाँ पर इसकी
मतलब खोज हुई। वैसे तो 8वीं शताब्दी मानते हैं, चाहे जो भी हो, 8वीं के बाद 10वीं तक तो ये जो तिब्बती भाषा बहुत आगे बढ़ गई है। तो अभी हम बोलते हैं ना कि मतलब जो पूरा बौद्ध धर्म का जो है संग्रह इसी भाषा में है। अभी संस्कृत में पहले था, तो संस्कृत में बाद में लुप्त हो गए, क्योंकि वहाँ के जो नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया गया था बाद में, बीच में जो भी हुआ हो। हाँ, कुछ भी हुआ उसी वक्त पे। हाँ, तो उससे बहुत नुकसान हुआ। लेकिन उससे पहले ये जो है नालंदा में रहे संस्कृत पाली के जो धर्म ग्रंथ थे वो चाइना, तिब्बत और जगहों पर पहुंच चुका था। तो इसलिए तिब्बत को हम इसलिए बौद्ध धर्म के मतलब एक केंद्र बिंदु मानते हैं, क्योंकि वहाँ पर अभी भी बौद्ध धर्म की पुस्तकें अभी सुरक्षित है। जी हाँ, अभी देखिए हमारे देश की बात कर रहा हूँ मैं, भारत देश की अपने देश की। तो एक कमी है, महसूस करते, जो मैं बार बोलते रहता हूँ कि भारत सरकार ने कई विश्वविद्यालयों में बहुत इंस्टीट्यूट या मतलब डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज़ खोला है। तो वहाँ पे जो पढ़ाई होती है वो पाली के द्वारा होता है, पाली या संस्कृत के द्वारा, जो कि जबकि हमारे जो इंडियन जो इंडिजीनियस जो बुद्धिस्ट बचे हुए हैं, जो हिमालय क्षेत्र में है, जो उनकी जो भाषा है तिब्बती भाषा है। हाँ, तिब्बती भाषा है। तो मेरी ये सरकार से ये मांग है कि तिब्बती भाषा को भी 8वीं शेड्यूल में लाया जाए। 8वीं शेड्यूल में? हाँ, क्योंकि इसके बिना बौद्ध धर्म का प्रचार जो है मतलब इसका प्रचार मतलब इसका एग्जिस्टेंस के लिए खतरा बन गई है। और देखिए जो पाली में जो बौद्ध धर्म की जो पढ़ाई होती है वो तो साउथ एशियन कंट्री जैसे श्रीलंका हुआ, थाईलैंड, बर्मा, उनके लिए है। वो तो विदेशी हैं तो उनके लिए तो ठीक है, और विदेशी है लेकिन वो भी बहुत तो है ही है। लेकिन हमारे अपने जो असली जो बुद्धिस्ट बचे हुए हैं हिमालय क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र के उनकी वहाँ पर बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार और सुरक्षित संरक्षित रखने के लिए अभी तिब्बती भाषा को सरकार अगर 8वीं शेड्यूल में 8वीं शेड्यूल जगह दे तो अनुसूची में तो बहुत अच्छा होगा। और जैसे वो हम लद्दाख वाले हैं, हमारी भी यही मांग है कि तिब्बती भाषा को 8वीं शेड्यूल में लाया जाए। आप कहोगे कि भाई तिब्बती भाषा तो विदेशी भाषा है, तो विदेशी भाषा देखिए नहीं होती है, अभी नेपाली है। हाँ, नेपाली है। 1970 तक नेपाली विदेशी भाषा था, लेकिन जब से सिक्किम स्टेट बनी है तो गोरखाओं ने जब वहाँ पर गोरखालैंड जब बनी है, नहीं गोरखालैंड तो नहीं, गोरखा जब राज्य की मांग मतलब लोगों ने मांग की कि भैया कि हमारे नेपाली भाषा को भी शेड्यूल में डाला जाए, तो पहले सरकार ने ये कहा था, मुझे याद है 1970 के बाद में बोल रहा हूँ कि सरकार ने ये कहा था कि नेपाली विदेशी भाषा है। तो जब उन्होंने एजुकेशन किया तो फिर भारत सरकार ने नेपाली भाषा को भी शेड्यूल में ला दिया। तो इस तरह से हमारी ये भी मांग है कि जैसे उसी नेपाली के स्तर पर ये तिब्बती भाषा को भी 8वीं सूची में आना बहुत ज़रूरी है। इससे हमारे देश में बौद्ध धर्म का जो है प्रचार प्रसार में प्रगति मिलेगी। हाँ जी हाँ, क्योंकि अपना देश तो बिन सांप्रदायिक के जी हाँ हिंदुस्तान है अपना बिन सांप्रदायिक के। तो देखिए हम जो है ये चाहते हैं कि मतलब जैसे आपको पता है कि जो हम बौद्धों के लिए तो भारत बहुत ही पवित्र देश है, क्योंकि भगवान बुद्ध का जन्म ही हमारे देश में हुआ है। तो इस देश में अगर जिस भाषा में पूरी क्या बोलते हैं भगवान बुद्ध की शिक्षाएं, जिस भाषा में ऐसा कोई जितना जो भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं जितना तिब्बती भाषा में प्रिजर्व है उतना ना संस्कृत में भी नहीं है, पाली में भी नहीं है, किसी में नहीं है, किसी विश्व के अन्य भाषाओं में नहीं है, केवल तिब्बती भाषा में है। तो भारत सरकार को इस पर बहुत सोचना भी चाहिए। वैसे भारत सरकार इस पर कुछ काम तो कर रही है, लेकिन भारत सरकार की असली जो मतलब क्या बोलते हैं उसको ऋणी जो है वो समझ नहीं पा रहे हैं। और तिब्बती भाषा को क्लासिकल भाषा का भी दर्जा देना चाहिए था। क्लासिकल पाली को दिया है, अभी रिसेंटली दिया, 2 साल हुआ है। तो मेरे समझ से पाली से भी अधिक इम्पोर्टेंट जो है तिब्बती भाषा की है, ताकि इस देश में जहाँ भगवान बुद्ध पैदा हुए हैं यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो और लोग जो है
भगवान की शिक्षाओं पर अनुसरण करें। बराबर बराबर। तो आप सेवानिवृत्त हुए कितने साल हुए अभी? हाँ देखिए, मैं अब जैसे आपको कहा कि मैं सरकार में था जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट में, तो मुझे अभी सेवानिवृत्त हुए निकले करीबन 16वां साल चल रहा है। 16वां? जी हाँ, 15 तो हो चुका है, 16 चल रहा है। जी हाँ, तो अभी यहाँ पर मैं दिल्ली में आया हूँ, यहाँ पे जो ट्राइबल कॉन्फ्रेंस में, तो मैं इस तरह से अभी मतलब जहाँ भी मौका मिलता है मैं जाता हूँ और अपनी बातचीत जो धर्म भाषा संबंधी बातें मैं करता हूँ। भाषा संबंधित बातें करते हैं। तो मैं यूँ आपको एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि अपने देश के युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहता हो? ये भाषाओं के बारे में, लेखन के बारे में कुछ लिखते नहीं हैं, कुछ कहानी बहानी, वो तो अपने हिंदुस्तान तो ग्रामीण संस्कृति से जुड़ा हुआ है। अपने देश में ग्रामीण समाज में बहुत ही कहानियां हैं, तो युवा वो लिखते नहीं हैं। इसके लिए युवाओं के लिए क्या कहते हैं आप? क्यों? युवाओं के लिए तो मेरा ये संदेश है, यही है कि हर एक युवाओं के लिए जहाँ पर जैसे भी हो, अब जैसे गुजराती हो या अपनी अपनी भाषाएं होती है, हाँ। वो जो उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और हमारी जो है लद्दाख में जो मैंने कहा तिब्बती भाषा है, उसको लद्दाखी भाषा भी बोलते हैं। लद्दाखी भाषा बोलते हैं। तो लद्दाखी भाषा को सरकार ने अभी तक कंपल्सरी नहीं बनाया है। तो कम से कम मेरा तो ये सरकार से ये अनुरोध है कि बच्चे उस भाषा को पढ़ते हैं लेकिन कैजुअली पढ़ते हैं, चले मतलब कम चलाओ, तो उसके बाद अभी ठीक से नहीं पढ़ते हैं। तो और दूसरी बात, आगे उसके लिए कोई प्रोत्साहन भी नहीं मिलती है। अभी हम सरकार में कुछ नौकरियां तो दे रखी है तिब्बती भाषा के या लद्दाखी भाषा के, लेकिन हमारी ये मांग है कि अभी कॉलेज, हायर सेकेंडरी कॉलेज लेवल पर अभी हमारे लद्दाख में एक यूनिवर्सिटी खुली है, लद्दाख विश्वविद्यालय, तो वहाँ पर अभी लद्दाखी भाषा और तिब्बती भाषा पढ़ाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। उनका ये कहना है कि यूजीसी में लद्दाखी नहीं है, ये है वो है, बहाने बनाती है। तो देखिए, अपने राज्य में जो यूनिवर्सिटी है उनका तो पहला फर्ज यही होना चाहिए कि लोकल भाषा को, लोकल संस्कृति को बढ़ावा दें। हाँ, बढ़ावा दें। हाँ। अब वो देखिए ना, अंग्रेजी पढ़ने के लिए तो हम कहीं भी जा सकते हैं, हम या दिल्ली आए या बम्बई जाए या लंदन चले जाएं, लेकिन अपनी भाषा को हम पढ़ने के लिए कहाँ जाएंगे? अपने यहाँ पर अगर इसको हम बढ़ावा न दें तो। बराबर, अपनी मूलभूत भाषा, मूल भाषा जो है मातृभाषा है, तो मातृभाषा में बच्चों और अपने युवाओं पढ़े और लिखे। जी। तो मातृभाषा की बातें तो सभी करते हैं कि हम ट्रैवल है, ये है वो है, लेकिन असली बढ़ावा कहीं नहीं मिल रहा है। तो जैसे हमारी बेली भाषा है। जी हाँ, डेली भाषा की देखिए, हम लोग कल मैंने बात रखी थी बेली भाषा के बारे में। हाँ, बेली भाषा जो भी हो देश के सामने, तो खाली लोग बस इलेक्शन के समय चिल्लाते हैं कि भाई हम ये करेंगे वो करेंगे। असलियत में देखा जाए तो अभी हमारे देश में इंग्लिश को बढ़ावा मिल रहा है, हिंदी को तो मिलना ही भी चाहिए। हाँ, हिंदी तो अभी राष्ट्रभाषा है, उनको तो मिलना चाहिए। बाकी भाषाओं की तो लुप्त होने का खतरा है। हाँ, लोकल भाषा लुप्त होने वाली है। और उस तरह से जो ट्राइबल कल्चर है वो भी लुप्त होने पर आ चुका है। अब खाली हम सेमिनार करके बचा नहीं सकते जब तक कि लोगों में हर एक के मतलब राग में, हर एक के खून में ये ना हो कि भाई हम यहाँ के पर्टिकुलर जगह के आदमी हैं तो हमारी अपनी कल्चर को प्रिजर्व करना है, संरक्षण देना है, इस तरह की बातें हैं। बराबर बराबर। आपने सर कला और संस्कृति के बारे में बहुत काम किया है, तो हमारी ये अर्जुन सिंह पारगी यूट्यूब चैनल है, तो दर्शकों को आप एक सॉन्ग अपने लद्दाखी भाषा में। हाँ देखिए, आप कहा वैसे तो मैं अच्छा गायक नहीं हूँ, लेकिन मेरे आपके लिए छोटा सा गाना गा लेता हूँ। हमारा लद्दाख जो है कल्चरली या सॉन्ग के में बहुत ही मशहूर है। तो वहाँ पर बहुत सारे शादी विवाह हो या धार्मिक अवसर हो या अन्य अवसरों पर भी गाना गाते हैं। तो मैं एक छोटा सा गाना गाऊँगा जी। Lagolon pala silergi la chalar ki tenema la jans pari golon pa Lagolon pala silergi la chalar ki tenema la jans pari golon pa Mama jurstan poru julu sonzelena lagun pa bojalang spesang ta
Gürmestan poru yulu sonzelena Vagunchen bujalang spesang था। अच्छा, मैं इसका सारांश बताऊं तो ये उनका सारांश है हिंदी में दर्शकों। ये जो गाना हम एक इसे मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं, गा रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, जो कि मानसरोवर या कैलाश मानसरोवर। जी जी। तो जैसा कि आपको ज्ञात होना चाहिए कि लद्दाख से कैलाश का रास्ता, कैलाश मानसरोवर बहुत नज़दीक है। अगर आप लेह से चलना शुरू करेंगे तो आप सवेरे लेह से निकल जाइए, शाम तक आप मानसरोवर या माउंट कैलाश पहुंच सकते हैं। लेकिन अभी तो हो नहीं सकता क्योंकि वहाँ पर बीच में बॉर्डर आ जाती चाइना वालों का, चाइना वाले का बॉर्डर बीच में। अगर चाइना वाले खोल दें तो सबसे नज़दीक लद्दाख से या भारतीयों के लिए मानसरोवर जाने के लिए या कैलाश जाने की पर्वत जाने के लिए वो रास्ता लद्दाख ही बनेगा। भविष्य में जो है लद्दाख लद्दाख के साथ ये क्या बोल रहे हैं, माउंट कैलाश जाने के लिए रास्ता, कैलाश मानसरोवर जाने के लिए नहीं खुले जाना वाले परमिट करेंगे तो सबसे नज़दीक और सबसे आसान रास्ता वहीं से ही होगा, आपका रास्ता आपके। जी हाँ। तो मैं अभी जो हमने गाना गाया वो माउंट कैलाश के बारे में था, इसी की स्तुति थी। और आपको बताऊं तो एक ज़माने में मानसरोवर लेक और कैलाश पर्वत वो लद्दाख के राजा के उनके रीजन में, उनके कंट्रोल में आता था। ज़माने की बात है, उस ज़माने में 1700 से पहले, 1700 ईसा से पहले, तो आज से करीबन 400-500 साल 300 साल पहले वो हमारे लद्दाख का हिस्सा हुआ करता था, जो मानसरोवर। जी हाँ, जो क्षेत्र जो है, जी हाँ बराबर। और हमारे जो लोग जो है लद्दाख से पैदल जाते थे तिब्बत की तरफ। तो तिब्बत पहुंचने के लिए आपको माउंट कैलाश पर्वत, उसके बाद आपको वहाँ पहुँचना पड़ता है, क्या बोलता है, लेक मानसरोवर, फिर आप तिब्बत के जाते हैं। तो मतलब हमारा रास्ता ही था वहाँ से, हाँ, सीधा जाने का। तो सरकार इस बार भी कोशिश करनी चाहिए कि मानसरोवर का रास्ता जो लद्दाख से भी खोला जाए। अभी तक तो पिथौरागढ़ या और जगह से खोलने की बात चल रही है। तो अगर लद्दाख से ये खुल जाए, क्या बोलता है, कैलाश पर्वत, कैलाश मानसरोवर, हाँ, तो मैं समझ लोगों के लिए बहुत ही आसान पड़ेगा, रोजी रोटी भी लोगों को मिले और बढ़ापा भी मिले। बिल्कुल बिल्कुल। और आम जनता आसानी से आए और जाए। और आपको बताओ तो 1947 से पहले जब बॉर्डर नहीं बना था तो लोग यहाँ से आराम से जाते थे। हिंदू लोग भी जाते थे, बुद्धिस्ट लोग भी जाते थे, सब लोग जाते थे एक साथ मिलकर। जी हाँ, क्योंकि बहुत ही मतलब रास्ता जो प्लेन है, मतलब कोई पहाड़ी नहीं पड़ती वहाँ से आगे, प्लेन रास्ता सीधा। जी हाँ, आने जाने का। जी, आने जाने का। और खुशी की बात मैं अभी बता रहा हूँ कि मैं एक मैगजीन को एडिट करता हूँ, उसका नाम है लद्दाख रिव्यू। तो अभी लद्दाख रिव्यू, जी हाँ। तो लद्दाख रिव्यू की अभी तक करीबन जिल्द आ चुकी है, एडिशन करीबन 12वां आ चुकी है। 13वां में अभी काम कर रहा हूँ। वो माउंट कैलाश पर है, ये मतलब जी हाँ, मतलब और मानसरोवर लेक पर, कैलाश पर्वत पर मैं अभी एक आर्टिकल लिख रहा हूँ और उसमें मैंने लद्दाख से कैलाश तक का रास्ता मैंने दर्शाया है, जी हाँ, दर्शाया है। तो उससे लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगी कि भाई लद्दाख जाओ, लेह जाओ, फिर उसके बाद खैर अभी तो आप जा नहीं सकते, लेकिन भविष्य में आप जा पाओगे। लेकिन लद्दाख में एक और पर्वत है, उसको बोलते हैं लारी। क्या? लारी करपो। जी हाँ, लारी करपो। उसको हम लोग बोलते हैं छोटा पर्वत, छोटा कैलाश। तो वहाँ पर भी अभी लोग, बहुत से लोग जाते हैं वहाँ पर ध्यान में, स्तुति वहाँ उस पर होती रहती है। हाँ, उस पहाड़ की भी होती रहती है। उसको बहुत से लोग छोटा कैलाश भी कहते हैं, छोटा कैलाश कहते हैं। तो छोटा कैलाश से आगे जाओगे तो आप बड़े कैलाश पहुँच जाओगे और मानसरोवर पहुँच जाओगे। छोटा कैलाश बाद में बड़ा कैलाश, जो बाद में मानसरोवर। जी हाँ, मानसरोवर, जी हाँ। तो इस तरह के है। तो लद्दाख एक बहुत ही मतलब भविष्य में लद्दाख का जो टूरिज़्म के बारे में, पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही भविष्य बहुत उज्जवल है, बहुत उज्जवल है। क्योंकि लद्दाख जो है दुनिया में ऐसा, मैं दुनिया में कहा कि मैं 40 देश घूम चुका हूँ, तो लद्दाख जैसा मैंने दुनिया में ऐसा सुंदर उसे अपनी, वैसे तो मैं वहीं पैदा हुआ तो मैंने नहीं देखा। क्योंकि लद्दाख में जाइए, आपको वहाँ हरियाली भी है,
वहाँ डिज़र्ट भी है वहाँ पे। आपको सुना होगा कई लेक हैं जो, जैसे अभी पेंगोंग लेक वगैरह वगैरह, बड़े बड़े, तो मतलब झील, मतलब झील, हाँ झील, झील, हाँ झील, पहाड़े हैं, झील, पर्वतमाला, पहाड़ है, अभी कुदरती प्राकृतिक वातावरण वहाँ पे। हाँ, दुनिया का सबसे अभी जो ऊंचा रास्ता बना हुआ खरदोंगला, एक अभी नया रास्ता खुला है। तो मतलब तो दुनिया की अभी जो हाईएस्ट रोड तो अभी लद्दाख से ही गुजरती है। ऐसा है? जी हाँ। ओ हाँ, दोनों, जी हाँ, दोनों अभी अभी उमालंग करके एक नया रास्ता बना है, उमलुंग करके, वो भी लद्दाख में है। खरदोंग तो पहले ही था, तो यहाँ से आप जाते हैं सियाचन के लिए। तो मतलब तो इस तरह से लद्दाख में और दो बड़ी नदियाँ बहती है। एक का नाम है सिंधु नदी, सिंधु नदी, दूसरा का नाम है श्योक नदी। ये बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, बहुत बड़ी नदियाँ हैं ये। और ये नदियाँ वहाँ से चले जाता है इधर स्कार्दो या भी का पाकिस्तान की, उसके बाद जो है उधर अरब सागर को मिल जाती है। आपके वहाँ के लोग ये खेत पैदाश करते कि नहीं करते, खेती बाड़ी? हाँ, खेती करते हैं। आप देखिए वहाँ पे पानी की थोड़ा सी दिक्कत पड़ जाती है, फिर भी नहीं ऐसे खेती होती है वहाँ पर। गेहूँ अच्छा पैदा होता है, गेहूँ, जौ, चना, मटर वगैरह होता है। अभी तो सब्जियां भी हो रही शुरू हो गई, कोई दिक्कत नहीं। मक्का होता है आपके वहाँ? मक्का सब कुछ होता है, सब कुछ होता है, लेकिन वहाँ पर एक ही फसल होती है, बस एक फसल। क्योंकि हमारा जो है इलाका जो है 6 महीने ठंड है, 6 महीना जो है गर्म, मतलब नॉर्मल होती है। तो 6 महीने में जो भी आप लगा तो आपको मिल जाएगा। वहाँ पर सेब की, खुबानी की अच्छी खेती होती है, मछली की भी, सबकी चीज। मछली की आप खेती करते हैं वहाँ पे? मैं तो नहीं करता हूँ, लेकिन करने वाले करते हैं, लोग करते हैं। जी हाँ, जी हाँ, बराबर। अरे 6 महीने ठंड रहती है वहाँ पे ना? ठंड, हाँ 6 महीने तो ठंड रहती है। हाँ, चली जाती है, माइनस में चला जाती है, -15-20 तक चली जाती है। लेकिन गर्मियों में काफ़ी गर्मी हो जाती है। वो हॉट डिजर्ट एरिया है ना, वहाँ पर रहती। बारिश कब पड़ती है वहाँ? बारिश बिल्कुल नाम का ही होता है वहाँ पर। सर्दियों में बर्फ़ गिरती है और थोड़ी बहुत बारिश जो है गर्मियों में आ जाती है, गर्मियों में आ जाती है। लेकिन सर्दियों में जो बर्फ़ वो जो गिरती है ना, तो वो पहाड़ों पर टिका रहता है। उससे बाद में वो जब गर्मी में वो पिघल के आके हम जो उसी पर खेती करते हैं। आपके लद्दाखी लोग पशुपालन में क्या क्या पालते हैं? पशुपालन में भी है, याक होती है, याक जो गाय बकरी हो, सब कुछ, भेड़, सब कुछ होती है, ऐसी बात नहीं, सब कुछ होती है वहाँ पे। तो जानवर भी हर तरह के जानवर वहाँ आपको मिलेगा, लेकिन संख्या कम है क्योंकि वहाँ पर घास वगैरह कम होती है। क्योंकि हमारा जो पहाड़ है वो जो बंजर है, मतलब वहाँ पे घास नहीं उगती, ठंडे इलाका है ना। हाँ, आपके वहाँ शादी होती है तो कितने दिन तक चलती है शादी भी हुआ कितने दिन तक चलता रहता है? अब पहले तो जमाने महीनों चलते थे, 1 महीना चलते थे पहला। लेकिन अब तो समय के बदलाव के कारण लोगों के पास टाइम नहीं कि 1 महीना पीते करते रहेंगे लोग। उस समय बिल्कुल शांत इलाका, किसी से लेना ना देना। तो शराब पियो, मतलब जिसको हम बोलते हैं लद्दाखी में छंग बोलते हैं, तो इसका सेवन करो, मस्ती करो, गाना गाओ, ये होता था। अब और लोग घोड़े पर बहू को या पति को जिसको ले जाना, इस तरह के होते थे। अब तो गाड़ियाँ आ गई है, तो आप गाड़ियों की भरमार है, तो आजकल तो बिजी लाइफ हो गई है ना। तो लद्दाख भी अब अभी तरक्की कर रहा है, वो दुनिया की तरह हम भी बदल रहे हैं। जी हाँ। हाँ, और शादी के मुताबिक आपके वहाँ कुछ लेन देन होता है, कुछ दहेज बेज नहीं होता है? हमारे वहाँ अभी तक दहेज का प्रचलन बिल्कुल नहीं होता है। दहेज नहीं होता है पूरा लद्दाख में? लद्दाख में बहुत समाज में दहेज प्रथा एक तरह से बंद जैसा ही है। लोग जब भाई हम अपनी बेटी को दे रहे हैं, फिर दहेज क्या मतलब हुआ? तो इस तरह के मतलब जो है इस तरह के प्रचलन हमारे वहाँ नहीं है। एक तरह से मैं कहूँ तो वहाँ पे दहेज पर बिल्कुल ही मतलब अभी तक किसी ने सोचा भी नहीं है ना दहेज के होते। हाँ, शादी के समय खाना पीना होता है अच्छी तरह से। हाँ, थोड़ा बहुत तो बिल्कुल नाच तो नहीं होता है, कुछ उनके माँ के या जो ज्वेलरी वगैरह कुछ दे देते हैं, मतलब एंसेस्टर जो उनके पिता के जो होते हैं ना, माता के। तो अदरवाइज सच की जैसे कि हमारे यहाँ पर दहेज के नाम पर पैसे वगैरह की अभी तक ऐसी क्या वो अभी ट्रेडिशन नहीं चली है। लेकिन खतरा है कि ये सब भी अब वहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि जो अभी जो देश की जो मतलब या दुनिया की जो हवा जो आ रही है, तो हवा चल रही है, हवा तो लद्दाख में भी पहुँचेगा। जी हाँ, अब तो लद्दाख बहुत ही आगे बढ़ गई है। देखिए वहाँ पे सैलानियाँ गर्मी में बहुत ज़्यादा आती है, सैलानियों जहाँ जहाज़ें चलती है, तो मतलब देखिए अब तो जी हाँ, तो लद्दाख बहुत ही आगे बढ़ गई है अब। बराबर। और आपके वहाँ
शिक्षा कैसी चलती है? शिक्षा शिक्षा भी अभी अच्छी है। मेरे समझ से वहाँ 100% लोग पढ़े लिखे लोग हैं। आपके कितने लड़के? मेरे तो 4 लड़कियाँ हैं। 4 लड़कियाँ? लड़कियाँ? बेटी है जी। बेटी है? बेटे नहीं है? बेटे नहीं हैं। बेटे नहीं, 4 बेटियां हैं। बेटियां हैं। तो 4 बेटियां क्या कर रही है अभी? वो उनमें से एक तो सब सरकार में है, वो लोग अच्छे पोस्ट पर है। तो वो लोग मतलब कोई एग्रीकल्चर ऑफिसर है, कोई लेक्चरर है, कोई टीचर है, इस तरह से कुछ है। इस तरह से। आप कौन सा शहर में रहते हो या गांव में रहते हो? मैं ले भी बैठता हूँ। ले के पास साबू गाँव है। क्या क्या? साबू गाँव। साबू। हाँ, ले के आसपास ही है। ले से 7 किलोमीटर है बस। 7 किलोमीटर? जी 7 किलोमीटर। कभी मैं वक्त मिले आपके घर आऊं? आइए, क्यों नहीं है भाई, अभी आप पक्का मिलेंगे। अब जब आप और अपना एक सपना है कि रास्ता खुल जाएगा। कौन सा है? मानसरोवर। तो अपन साथ में जाएंगे। हाँ बस ठीक है, मानसरोवर हम चलिए। हाँ, तब तक मेरा किताब भी छप गया होगा। हाँ दोस्तों, ये शख्स, ये साहब बहुत बड़ी हस्ती है, नामांकित हस्ती है लेह लद्दाख की। उन्होंने समाज के बारे में और पूरा लेह लद्दाख के बारे में, साहित्य के बारे में, भाषा के बारे में, बोली के बारे में, लोक कला के बारे में, उनका वो शादी ब्याह होते हैं तो वो सभी क्षेत्रों के बारे में उन्होंने कामकाज किया है, खुद नज़र से देखा है। अभी सेवानिवृत्त थे, सेवानिवृत्त हुए 16 साल हुई है। उन्होंने दुनिया के सारे देशों में घुमाए, उनको मिलकर बहुत खुशी हुई। जोहार, आभार सर आपका। नमस्ते, धन्यवाद। नमस्ते।